तो ये जो आपका मैफ है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मार्केट में काफी सारे लोग हैं चला रहे हैं, राइट। और आप भी कुछ लेके आ रहे हो, तो मार्केट से आपका फंड अभी शास्त्र कर रहे हो तो चलो ठीक है, ये मान लिया कि अलग करेगा, लेकिन कैसे बेटर है? ये जो क्वांट है ये सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहा है, मेरे हिसाब से इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, राइट। ये आपका शास्त्र सक्सेसफुल रहेगा तो क्यों रहेगा ऐसा आपको लगता है? अभी आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी इस्तेमाल कर रहे हैं शास्त्र जी। तो शास्त्र क्या काम करेगा, आप क्या काम करोगे, और कैसे ये मल्टी एसेट एलोकेशन जो फंड है वो काम करेगा? इक्विटी फंड और जो मैफ है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसमें रिस्की कौन सा है और ज्यादा रिस्क इसमें है? मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं, पूछते हैं कि सर रिटर्न भी बनना चाहिए, एफडी से ज्यादा भी चाहिए, रिस्क भी नहीं चाहिए, और कुछ ऐसे आते हैं कि सर कितना भी रिस्क हो हमें चलेगा, रिटर्न जो बहुत ज्यादा चाहिए। बराबर। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में जिसको वेल्थ क्रिएट करना है, ज्यादा रिस्क लेकर ही वेल्थ क्रिएट हो सकता है, या बैलेंस रिस्क लेकर भी, जैसे कि मैप जैसे प्रोडक्ट है उसमें डालकर भी वेल्थ क्रिएट हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, एक्सप्रेस टॉक में मैं आकाश गुंदावले तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ग्रो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पारस माटेलिया सर आए हुए हैं, जिनका इक्विटी रिसर्च में काफ़ी अच्छा अनुभव है। पिछले 8 सालों से वो म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टिंग रिलेटेड काम कर रहे हैं। उनका CFA हुआ है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, जो आपको आज एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, और दूसरा मार्केट के बारे में बात करेंगे, तीसरा ग्रो AMC के बारे में बात करेंगे। सबने तो ग्रो का नाम सुना है, एज अ डीमैट आप बहुत सारे लोग खोलते हैं, या ग्रो के प्लेटफॉर्म से आप इन्वेस्टिंग भी करते हैं। तो ग्रो म्यूचुअल फंड साइट से आज हमारे साथ पारस सर है। पारस सर, आपका एक्सपर्ट टॉक में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आपकी जर्नी इन्वेस्टिंग की कैसे शुरू हुई, इसके बारे में इन शॉर्ट बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद सैमको में सिक्योरिटी साइड पे एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के हिसाब से चालू किया था। तो वहाँ पे एक बास्केट का प्रोडक्ट था, तो सारे ही अलग अलग स्टॉक्स पे रिसर्च करके वो एक प्रोडक्ट बनाना था। एंड देन वहाँ से इक्विटी रिसर्च की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर सैमको ने AMC स्टार्ट की, तो वहाँ पे एज अ हेड ऑफ रिसर्च था मैं। एंड देन फिर जो वहाँ पे फंड्स आए, तो कुछ फंड्स के फंड मैनेजर भी रहा था मैं वहाँ पे। एंड डे वन से फिनटेक कंपनी के लिए काम किया है, तो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को कैसे अच्छे से मिला के बेटर काम कर सके, हमेशा वही गोल रहा है। तो दैट इज व्हाट ट्राइंग टू डू हियर विद ग्रो म्यूचुअल फंड ऑल्सो। अभी काफ़ी रिसेंटली ग्रो म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया है, एंड वही टेक्नोलॉजी को और बेटर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फाइनेंस में, दैट इज ऑलवेज द ऑब्जेक्टिव कि इन्वेस्टर्स का अच्छा पैसा बनना चाहिए। ग्रो जो AMC है या ग्रो जो ग्रुप है, पहले से ही टेक्नोलॉजी में बहुत अहेड है। yes. सभी जानते हैं। तो आप यहाँ पर आने के बाद ये टेक्नोलॉजी और ये रिसर्च, मतलब किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ग्रो में? ग्रो में आई थिंक सब जानते ही है कि पूरा टेक्नोलॉजी पे ही जितना बड़ा बना है, एंड वही उस लेवल की टेक्नोलॉजी हम म्यूचुअल फंड में भी लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमने हमारा एक प्लेटफॉर्म हम ला रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जिसका नाम इन हाउस डेवलप प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है शास्त्र, जो हमें बहुत सारी डेटा को अच्छे से एनालाइज करके एक डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में हेल्प करता है। हमने रिसर्च टीम तो बनाई है, हमने साथ साथ आज के समय में हम डेटा साइंटिस्ट को भी हमारे म्यूचुअल फंड की टीम में ला रहे हैं, जिससे हम और भी बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, और भी बेटर डेटा साइंस को यूज़ करके और अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, उसकी हमारी पूरी कोशिश है अभी। ये शास्त्र जो है AI है? नहीं, शास्त्र AI नहीं है, ये डेटा ड्रिवन सिस्टम है, जो हमें हमारी ही स्ट्रैटेजीज और बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूज करने में हेल्प करती है। ओके जी। अभी आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी इस्तेमाल कर रहे हैं शास्त्र जी। तो शास्त्र क्या काम करेगा, आप क्या काम करोगे, और कैसे ये मल्टी एसेट एलोकेशन जो फंड है वो काम करेगा? राइट। शास्त्र में हर एक एसेट क्लास का डेटा जाता है। कोई भी जब भी हम सिस्टम की या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तभी डेटा जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और सेकेंड लेवल पे आता है कि उस डेटा को आप कितना अच्छे से प्रोसेस कर पाते हो। तो उसी तरह से ये दोनों चीज पे हमने बहुत मेहनत की है, एंड शास्त्र हमें हर एक तरह की स्कीम या हर एक तरह की स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है।
उसी तरह से मल्टी एसेट के लिए शास्त्र में हमने सारा डेटा दे दिया, हमने अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो अप्लाई की वो डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे शास्त्र में हमने ऑब्जेक्टिव देना चाहिए कि फॉर मल्टी एसेट फंड हमारा ध्येय ये है कि हमारा जो फंड बने या जो स्कीम बने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो रहे, उसका जो ड्रॉडाउन है वो लो रहे, रिटर्न थोड़ा अच्छा रहे, ये ऑब्जेक्टिव हम उसमें अंदर डालते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत सारी कैलकुलेशंस करके हमें डेटा के बेसिस पे बताता है कि बेस्ड ऑन करंट मार्केट कंडीशंस, बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म एवरेजेस, कि आपका लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, प्लस आज की सिचुएशन देखते हुए आपका एसेट एलोकेशन में आप क्या फेरबदल कर सकते हो जिससे थोड़ा और अल्फा जनरेट हो सके। तो शास्त्र इट्स लाइक अ मैन प्लस मशीन एफर्ट, कि जहां पे बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन डिसीजन हम ले पाए, हमारे जो बायसेस है, हमारे जो ब्लाइंड स्पॉट्स है वो ज्यादा अच्छे से हमें बता पाए। एंड एट द एंड ऑफ द डे एसेट एलोकेशन का जो मेजोरिटी पार्ट है वो शास्त्र के थ्रू हम ड्राइव करेंगे, वाइल जो इक्विटी का पूरा पार्ट है वो हम और हमारी इन्वेस्टमेंट टीम देखेंगे। जितना शास्त्र बोलेगा एसेट एलोकेशन इक्विटी में करना है या Yes. डेट में करना है उतना ही आप करेंगे, लेकिन रिसर्च आप इक्विटी का खुद करेंगे। यस यस। तो क्वांट और शास्त्र इसमें अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्वांट में जितना क्वांट सॉफ्टवेयर बोलेगा उतना करते हैं और आप जो करेंगे आपके हिसाब से करेंगे। सो क्वांट जनरली कैसा होता है कि आपका एक एकदम सिस्टम ड्रिवन हो जाता है। तो जनरली हमने ऐसा देखा है कि सिर्फ सिस्टम ड्रिवन होते हैं तो भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, सिर्फ ह्यूमन ड्रिवन होते हैं तो भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि मार्केट्स में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है एंड मार्केट बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे जैसे समय चेंज होता है वैसे वैसे अलग अलग पैरामीटर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता है, कम होता है। तो वहां पे डेटा को अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए मशीन की जरूरत है। एंड जो पिछला डेटा का इंटरप्रिटेशन है वो आज रेलेवेंट है कि नहीं, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए ह्यूमन की जरूरत है। तो यहाँ पे इट्स नॉट क्वांट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि जहां पे हम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लाके काम कर सके। ये जो क्वांट है ये सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहा है, मेरे हिसाब से इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। राइट। ये आपका शास्त्र सक्सेसफुल रहेगा तो क्यों रहेगा ऐसा आपको लगता है? क्योंकि सर एक बहुत सिंपल अगर हम एग्जांपल देखें तो जनरली क्वांट होता है तो उसको हम पास्ट डेटा पे ट्रेन करते हैं। तो सबसे पहले तो पास्ट डेटा जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ है वैसा ही सिमिलर या एकदम ही सेम आगे भी हो। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने हिस्टोरिकली हमेशा देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर का हाई नेगेटिव कोरिलेशन रहा है। तो अगर हम एक सिर्फ क्वांट सिस्टम रन कर रहे हैं तो क्वांट सिस्टम तो बोलता ही रहेगा कि ये नेगेटिव कोरिलेशन ही रहेगा, लेकिन जैसे हम पिछले 3-4 साल में देख रहे हैं कि गोल्ड एंड इक्विटी दोनों ही साथ में ऊपर गए, दोनों का पिछले 3-4 साल में पॉजिटिव कोरिलेशन रहा है काफी हद तक। तो जो प्रीवियस रिलेशनशिप थी आपकी वो आज ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे ह्यूमन का वैल्यू एडिशन आता है कि ये डेटा पॉइंट जो है अब तक ट्रू था आज नहीं है। तो इसीलिए क्वांट फंड्स अगर प्योर क्वांट फंड्स है तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है कि पास्ट डेटा या तो उतना लंबा नहीं होता या तो उतना एक्यूरेट नहीं होता है या आज के समय में वो उतना एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को हम एक ह्यूमन एलिमेंट ऐड करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो ये जो आपका मैफ है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मार्केट में काफी सारे लोग हैं चला रहे हैं, राइट, और आप भी कुछ लेके आ रहे हो। तो मार्केट से आपका फंड अभी शास्त्र कर रहे हो तो चलो ठीक है, ये मान लिया कि अलग करेगा, लेकिन कैसे बेटर है? सो बेटर है कि नहीं सर वो तो टाइम बताएगा, बट हमारी कोशिश ये है कि वी आर ट्राइंग टू यूज द बेस्ट डेटा, द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज करंटली अवेलेबल इन आवर कंट्री। हमारा ध्यान जो है कि हम ये दोनों का मिक्सचर करके क्या बेस्ट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मुझे शायद ही ऐसा लगता है कि कुछ ही एएमसी शेयर हमारे देश में ऐसी होगी जो आज के समय में बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस पे काम कर रही है, बिग डेटा पे काम कर रही है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मार्केट्स। तो दैट इज वेयर इज समवेयर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एज फॉर अस। एंड अगेन जैसे हमारी शुरुआत में बात हुई कि ग्रो एज अ ग्रुप टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड है, हमेशा टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट पर रही है। तो वही हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं। ये हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बोल रहे हैं, आपने बताया काफी सारे डेटा पॉइंट्स आप यूज कर रहे हैं या शास्त्र यूज कर रहे हैं, लेकिन ये मल्टी एसेट फंड होता क्या है? हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा इसके बारे में एलिब्रेट करें तो अच्छा रहेगा। सो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऐसा फंड होता है जिसमें आपको हर एक अलग अलग एसेट क्लासेस का आपको एक्सपोजर मिलता है। कौन सी एसेट क्लासेस? सो जनरली हम इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर यानी कमोडिटीज का एक्सपोजर, साथ में रीट्स इन्वेस्ट्स का एक्सपोजर भी आपको इस फंड में मिल सकता है। ओके,
तो ये अलग अलग एसेट क्लास है, तो अलग अलग इन्वेस्टर अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो अपनी ये जो मल्टी एसेट फंड है ये लाने की जरूरत क्या है? तो इसके प्राइमरी दो कारण है। पहला तो ये है कि जो ज्यादा डेटा, ज्यादा टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस हम यूज करते हैं उससे हम थोड़ा बेटर रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। एंड दूसरा कि जब आप एक म्यूचुअल फंड व्हीकल के थ्रू ये करते हो तो आपका टैक्सेशन काफी एफिशिएंट हो जाता है, बिकॉज हम हमारी स्कीम में इक्विटी टैक्सेशन मेंटेन करने का कोशिश करने वाले हैं। तो वहां पे आपका 1 ईयर में इक्विटी टैक्सेशन हो जाएगा। प्लस हर एक अलग अलग एसेट क्लासेस का एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो जहाँ पे एक जन को समझना सिर्फ बहुत डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे आपको एक टीम लगती है, काफी टेक्नोलॉजी लगती है, काफी रिसोर्सेज लगते हैं, जो डेटा भी हम लेते हैं वो भी काफी महंगा आता है। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू फॉर इन्वेस्टर्स कि उनको एक ही जगह पे सारे एसेट क्लासेस का एक्सपोजर मिले और उसमें भी थोड़ा हम जो है थोड़ा स्मार्टली एलोकेट कर पाए, जिससे और बेटर रिटर्न मिलने की आशा रहे। इक्विटी फंड और जो मैफ है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसमें रिस्क ही कौन सा है और ज्यादा रिस्क किसमें है? ज्यादा रिस्क व्याजबी है कि इक्विटी में है, क्योंकि इक्विटी में आप देखेंगे तो जब खराब समय आता है तभी बहुत ज्यादा गिर जाता है, या जब भी इक्विटी बहुत ज्यादा चल जाता है तो रिटर्न आपके नियर जीरो हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं। तो एंड जनरली भी हम कहते हैं राइट कि जो भी हमारे सारे एसेट्स है वो कहीं एक जगह पे नहीं होने चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है राइट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हर एक एसेट क्लास का एक खुद का साइकिल आता है। तो इक्विटी का साइकिल इज स्लाइटली मोर वॉलेटाइल, जहाँ की अगर आप दूसरे एसेट क्लासेस ऐड करते हो, जैसे डेट ऐड करते हो तो आपको एक स्टेबिलिटी ऐड होती है पोर्टफोलियो में, गोल्ड सिल्वर ऐड करते हो तो आपको मेटल्स का एक्सपोजर मिलता है जो इन्फ्लेशन के लिए भी अच्छा होता है, या जब मार्केट्स में थोड़ी अनसर्टनिटी होती है, इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तभी ये एसेट क्लासेस बेटर करते हैं। रियल एस्टेट और जो रीट्स एंड इन्वेट्स भी जो है वो भी एक आपको अलग एक्सपोजर देते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो सके एंड एक रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो जनरली आप सिर्फ एक रिस्की एसेट जो है, यानी जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन आता है, उसके साथ आप और थोड़ी स्टेबिलिटी वाली मेजर्स थोड़े ऐड करने का कोशिश करते हो। तो मल्टी एसेट में हमारा ध्येय है कि हम ऐसे एसेट्स डालें जो एक दूसरे के साथ ना चले बट अलग अलग चले। तो अलग अलग चलेंगे तो हर टाइम पे अपना कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो का जो पार्ट है इट इज वर्किंग फॉर अस। ऐसा नहीं कि सारी चीजें हमारे अगेंस्ट चल रही है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट की बात करते हैं हम, तो वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म में देखने मिलता है। बहुत बढ़िया। ये सवाल पूछने का रीज़न ही ये था कि बहुत सारे लोग हैं, हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता। तो ये जो मल्टी एसेट फंड है ये आपको गोल्ड, सिल्वर, डेट और इक्विटी, इन 4-5 जो भी एसेट क्लास है, रीट्स में भी सर ने बताया, तो ये इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो कहा जाता है वो बेटर होने के लिए यूजफुल होता है। तो जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए ये फंड मार्केट की तरह रिटर्न भी दे सकते हैं और आपका रिस्क भी बहुत कम कर सकते हैं। तो जिनको पता नहीं है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या है, इसके लिए मैंने सर से सवाल पूछा था। तो अगला सवाल ये है कि पर्टिकुलर अगर डिफरेंशिएट करना चाहिए ग्रो के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को और मार्केट में जो भी ऑफर कर रहे हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो उसको कैसे करेंगे? खाली शास्त्र की वजह से या और कोई रीजन है? सो प्राइमरी 2-3 रीजंस है। पहला तो शास्त्र है जो हमारा सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटिव एज है, जहाँ पे हम काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज कर पाते हैं। दूसरा है कि बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 1 ईयर इक्विटी टैक्सेशन इसमें फॉलो कर सके। एंड तीसरा ये है कि यहाँ पे आपको एक शास्त्र के कारण मैन मशीन वाला एफर्ट तो है, साथ साथ में आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ऐसे भी होते हैं जो एसेट टाइमिंग करने का कोशिश करते हैं। सो जहाँ पे आपको एक टाइम पे बहुत एक एसेट क्लास पूरे फंड को डोमिनेट कर रहा है कि आपको अगर 60-70% डेट दिख रहा है, 60-70% गोल्ड दिख रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है स्कीम का। स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि एसेट क्लासेस में आप डाइवर्सिफाइड रहो, थोड़ा रेंजेस अप एंड डाउन करो सो दैट उससे अल्फा बने। बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एसेट क्लास अक्रॉस एसेट क्लासेस है उसमें आप इन्वेस्टेड रहो। कितना परसेंट आप एलोकेशन करेंगे हर एसेट क्लास में? सो टेंटेटिव एलोकेशन जो हमारी रेंजेस है मैक्सिमम एंड मिनिमम, हमारी रेंजेस इज 40 to 80 फॉर इक्विटी, 10 to 35 फॉर डेट, 10 to 35 फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, 0 to 10 फॉर इट्स एंड इन्वेट्स। तो हम जहाँ ये भी 40 to 80 भी कह रहे हैं फॉर इक्विटी, वो भी बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है
जनरली इट शुड रेंज बिटवीन 45 to 75। जब 40 एंड 80 इज एक्सट्रीम की जहाँ मार्केट बहुत ही ज़्यादा अगर ओवर वैल्यूड हो जाता है तो हम कंसिडर करेंगे, या मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक है तो हम कंसिडर करेंगे कि शुड वी टेक दैट टू दैट। हाँ, तो अगर मार्केट गिरेगा तो आप 80% तक इक्विटी लेकर जा सकते हैं, ले सकते हैं। और yes, अगर मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाए तो 40 तक आ सकते हैं, 40 तक भी आ इस सकते तरीके हैं। से रहेगा। और रीड्स ये एडिशनल है या सारे मल्टी एसेट फंड लेते हैं? सो रीट्स काफी सारे मल्टी एसेट फंड्स भी लेते हैं अभी। तो द ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एक फिक्स्ड इनकम भी आए प्लस साथ साथ में थोड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो वो डेट जैसा ही थोड़ा प्रोडक्ट है, बट डेट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की आशा रहती है। एग्जैक्टली क्या है हमारे ऑडियंस के लिए बताएंगे? सो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। सो बेसिकली क्या होता है, अगर हमें आज के समय में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो तो या जमीन लेनी पड़ती है, फ्लैट लेना पड़ता है, तो वहाँ पे रियल एस्टेट के कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो आ जाते हैं कि हम एक साथ हमें बहुत बड़ा अमाउंट डालना पड़ता है, हम एक साथ उससे बेच भी नहीं सकते या टुकड़ा टुकड़ा बेच भी नहीं सकते। तो वो सारी चीजें रीट्स एक तरह से सॉल्व करने का ट्राई करता है कि जहाँ पे ऑफिस स्पेसेस होती है वो लीज आउट होती है तो उसकी हमें इनकम आती रहती है। तो एक इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, जैसे हम एक पूरा कंपनी खुद से नहीं खरीदते, हम कंपनी का शेयर खरीदते हैं, वैसे ही हम एक यूनिट खरीदते हैं फॉर दिस रियल एस्टेट एसेट्स। ओके, बढ़िया। मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं, पूछते हैं कि सर रिटर्न भी बनना चाहिए, एफडी से ज़्यादा भी चाहिए, रिस्क भी नहीं चाहिए, और कुछ ऐसे आते हैं कि सर कितना भी रिस्क हो हमें चलेगा, रिटर्न तो बहुत ज़्यादा चाहिए। बराबर। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में जिसको वेल्थ क्रिएट करना है, ज़्यादा रिस्क लेकर ही वेल्थ क्रिएट हो सकता है या बैलेंस रिस्क लेकर भी, जैसे कि मैप जैसे प्रोडक्ट है उसमें डालकर भी वेल्थ क्रिएट हो सकता है? सो जनरली अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं तो मैप जैसे प्रोडक्ट से आप इक्विटी जितना रिटर्न या उससे थोड़ा आजू बाजू का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। सो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमने एक मल्टी एसेट का बेंचमार्क क्रिएट किया है स्टैटिक, जहाँ पे 60% हमने निफ्टी 500 लिया है, 30% क्रिसिल कॉम्पोजिट बॉन्ड इंडेक्स लिया है, 5% गोल्ड, 5% सिल्वर। तो हमने ये देखा कि 2010 से लेके अभी जून 2025 तक निफ्टी 500 ने 15 साल निफ्टी 500 ने करीबन 13.13% का रिटर्न दिया है। यही सेम पीरियड में जो स्टैटिक एलोकेशन है 60 30 5 5, ये बेंचमार्क ने करीबन 12% का रिटर्न दिया है। नाउ यहाँ पे एसेट एलोकेशन में कुछ इंटेलिजेंस नहीं है, स्टॉक सिलेक्शन में कुछ इंटेलिजेंस नहीं है, सिर्फ निफ्टी 500 ही है। एंड द की पॉइंट हियर इज कि जब आप रिस्क देखते हो, ये तो हमने रिटर्न की बात कर ली, जब आप रिस्क देखते हो तो जो निफ्टी 500 का टीआरआई का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी वो कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वो 17% से ज्यादा है। ओके, 17% 17% से ज्यादा है। जबकि आप ये मैथ का बेंचमार्क का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो करीबन 12-12.25% है। ओके, तो आपको इक्विटी जितना रिटर्न बहुत कम वॉलेटिलिटी एंड कम ड्रॉडाउन के साथ मिल रहा है। तो लॉन्गर टर्म में आपको इक्विटी जितना रिटर्न मिल रहा है विदाउट एनी इंटेलिजेंस, एंड आपकी रिस्क भी काफी कम हो जाती है। तो आप रिटर्न तो काफी अच्छा बना सकते हो। एंड जनरली हम जब बात करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा है, और जनरली हम वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए एक थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी होना बहुत जरूरी है कि जहां पे अगर हमें कोई अनफोर्सिन नीड आती है पैसों की, तो हम ऐसे एसेट क्लासेस में से निकाल सके एंड रिस्की एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंड होने दे सके। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमने 10 साल के लिए पैसे डाले, बट कोई जरूरत आ गई तो हमें वो विड्रॉ करना पड़ जाता है, एंड बहुत बार उसमें नुकसान होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए पोर्टफोलियो का एक जो एलोकेशन ऐसा है जहाँ पे बैलेंस्ड होना, बड़ा पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो अगर बैलेंस्ड हो तो लॉन्गर टर्म में बेटर जनरली कर पाता है। तो खाली इक्विटी पे भरोसा करने वाले लोग इसमें जा सकते हैं, क्योंकि आप मार्केट जितना रिटर्न दे रहा है उतना कम रिस्क में भी रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हो, 1-2% का ये मतलब गैप है, ज्यादा कुछ है नहीं। राइट। जब हम ये बेंचमार्क की बात करते हैं कि निफ्टी 500 एंड ये जो मैफ का बेंचमार्क है वो, तो यस द नंबर्स आर वेरी क्लोज। तो यही है कि जनरली हम देखते हैं कि अभी मार्केट इतने अच्छे चले हैं पिछले 4-5 सालों में। हाँ, लोगों ने खराब मार्केट क्या होता है वो उतना देखा नहीं है, बट आई थिंक हम पिछले 1 साल अगर हम देखें तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट नेगेटिव या जीरो रिटर्न दिया है। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि ये वापस हम खुद को याद करा दें कि सिर्फ इक्विटी में पूरा पैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि हर समय हमें कुछ ना कुछ थोड़ा रिटर्न मिले, हमारे रिस्क कंट्रोल रहे, एंड इन द लॉन्ग रन हम एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ला पाए अपने पोर्टफोलियो के लिए। मैं तो सोचता हूँ कि यार मैं खुद ही डेट ले लेता हूँ, मैं खुद ही गोल्ड ले लेता हूँ, मैं खुद ही थोड़ा सा सिल्वर ले लेता हूँ,
एलोकेशन तो आपने बता ही दिया, ड्यूटी भी खुद लेता हूँ। तो क्या ये सही है मेरा सोचना? सर यहाँ पे दो तीन चीजें प्रॉब्लमेटिक है। जनरली हम जब भी बात करते हैं कि फुल टाइम जॉब जो है आपका वो कुछ अलग है, राइट? दिस इज नॉट योर फुल टाइम जॉब। तो जब भी फॉर एग्जांपल अगर हमें नाउ फाइनेंशियल मैनेज करना कुछ ऐसी चीजें जिससे आपकी अगले 20-30 साल आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी अफेक्ट होगा, तो अगर उतनी कोई बड़ी चीज है तो उसके लिए अगर हम किसी एक्सपर्ट के पास जाए तो बेटर है, ना कि खुद करे तो बेटर है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब भी अगर समझो फॉर एग्जांपल एक अलग एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है तो क्या हम वो खुद से ट्रीट करते हैं? नहीं करते, राइट? तो वो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सपर्ट के पास जाते हैं जिनके पास बहुत पुराना डेटा है, जिन्होंने वो उसकी सालों साल पढ़ाई की है, जिनका काम डे इन डे आउट यही है, तो हम उनके पास जाते हैं टू डू दैट। तो इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट? कि जो हमारा अगला 10-20 साल हमारी नेक्स्ट जनरेशन का भी फाइनेंस कैसे होगा वो डिटरमाइन कर सकता है। तो इसलिए ऐसी चीजें अगर हो सके तो एक्सपर्ट के पास जाना बेटर है। एंड फॉर अस एटलीस्ट जो हमने देखा कि हम थोड़ा और इंटेलिजेंस लगा के थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करेंगे। प्लस आपका जो टैक्सेशन वाला पार्ट है वो काफी एफिशिएंट हो जाता है। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको टैक्सेशन ज्यादा लगेगा, अगर आप म्यूचुअल फंड व्हीकल के थ्रू करते हो तो दैट ऑल्सो एड्स लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि आप हर साल देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा टैक्स भी अगर आप बचाते हो आपके इन्वेस्टमेंट्स में तो वो कंपाउंड बहुत अच्छा होता है। ये जो ग्रो का शास्त्र है ये आप हर फंड के लिए यूज करने वाले हैं या खाली ये मैफ के लिए? सो ये कई सारे फंड्स के लिए हम यूज करेंगे, बट हम शुरुआत मैफ से कर रहे हैं कि जहां पे हम मैफ इज अ गुड स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके का डेटा पे हमने काम किया है। क्योंकि आपके हर सारे एसेट क्लासेस मैफ में आ गए, तो हमने इक्विटी के डेटा पे भी काम किया है, हमने डेट पे भी किया है, हमने गोल्ड सिल्वर पे भी किया है, हमने मैक्रोस पे भी किया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ओवरऑल स्टार्ट है कि हमने हर एक एसेट क्लास का जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वो हमने बिल्ड की है। एंड आगे जाके हम शास्त्र प्लेटफॉर्म के थ्रू और भी फंड्स लॉन्च करेंगे। ओके, ये शास्त्र को डेटा कहाँ से आता है? सो शास्त्र के लिए डेटा के बहुत सारे सोर्सेज है, बट प्राइमरी अगर हम देखने जाए तो हम ब्लूमबर्ग के बहुत सारे मैक्रो डेटा पॉइंट्स यूज करते हैं, प्राइस टेक्निकल डेटा पॉइंट्स यूज करते हैं। हम फंडामेंटल्स के लिए सीमॉट्स करके एक डेटा वेंडर है, वहां से लेते हैं। हम एनएससी से भी कई सारा डेटा लेते हैं, एंड ये सारे डेटा का कॉम्बिनेशन शास्त्र के अंदर फीड होता है। ग्रो जो टेक्निकली बहुत ही साउंड ग्रुप है, वहाँ के जो टेक्निकलिस्ट है उनका कुछ हेल्प होता है ग्रो में, म्यूचुअल फंड में? सो उनका तो हेल्प नहीं होता है, बट बहुत रिसेंटली हमने जो है वो ग्रो के जो डेटा साइंटिस्ट थे कुछ, उनको हमने एएमसी में लाया है, सो दैट हम एएमसी में भी उनका जो एक्सपर्टीज है वो आगे जाके और ज्यादा बेटर यूज कर सके। सो कुछ महीनों से हमारे साथ वो काम कर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ द एएमसी नाउ, एंड उनका जो डेटा साइंस का एक्सपर्टीज है वो हम हमारे शास्त्र में हम उसको लेवरेज कर रहे हैं। बढ़िया। तो ये शास्त्र का परफॉर्मेंस देखना बहुत ही मतलब एक्साइटेड हूँ मैं तो जो भी आप बता रहे हो। इन्वेस्टर को जो वोलेटाइल मार्केट है उससे अगर बचना है तो मैथ अच्छा है। यस, राइट। और कोई इन्वेस्टर है कि जो सोच रहा है कि यार नहीं मैं टाइम कर लूं मार्केट को, तो मुझे मैथ की जरूरत नहीं है, मैं जब मार्केट गिरेगा तो मैं इन करूंगा, मार्केट जब बढ़ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों का मतलब कहना होता है, तो उन लोगों को क्या सलाह देंगे आप? सर ये कहना बहुत इजी है, क्योंकि मतलब हम हमेशा से सुनते आए बाय लो सेल हाई, राइट? ये हम करीबन 70-80 साल से तो ये पुराना विजडम है। ये चीज किसी को आती नहीं, लेकिन हाँ। लेकिन क्या होता है ना सर, जब भी आपका मार्केट 30-40% गिरता है तो आपका कन्विक्शन खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे आप एडिशनल पैसा नहीं डालते हो, आप उल्टा जो पैसा आपका लगा हुआ है वो भी निकाल लेते हो। सो जनरली क्या होता है इन्वेस्टर्स के साथ, इट इज एन इमोशनल गेम। तो इसलिए वो टॉप पे हम इन्वेस्ट करते हैं, बॉटम पे हम निकलते हैं, तो खुद से कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए आपको आइडियली कोई हैंड होल्ड करे इस समय पे, तो वो बहुत बहुत वैल्यू ऐड करता है। तो इसीलिए जब मार्केट नीचे है तभी आपको कोई इमोशनल सपोर्ट दे कि दिस इन्वेस्टमेंट इज गुड, आप इसको होल्ड करके रखिए, मार्केट जब रिकवर होगा तब आपका पैसा वापस रिकवर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएट होगा। वहां पे बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन है, खुद से हम कितना भी सोचे हम कर नहीं पाते। मतलब एक अगर सिंपल एग्जांपल ले, हम हर 31 दिसंबर को सोचते हैं हम अभी अगले साल से बहुत एक्सरसाइज करेंगे, हम बहुत अच्छे से हमारा काम करेंगे,
बट जो पुरानी आदतें है, जो इमोशनल, 4-5 दिन बाद रुक जाता है। वो हो जाता है, राइट। तो इसी तरह से मार्केट जब खराब होता है तब हम बहुत पैनिक कर जाते हैं, और मार्केट जब अच्छा होता है तब हम बहुत ज्यादा ग्रीडी बन जाते हैं। तो तभी अगर कोई हैंड होल्ड करने को हो तो बहुत अच्छा होता है। एंड अगेन थियोरी बहुत अलग है और वो प्रैक्टिकली कर पाना बहुत अलग है। मेरा आपने सीएफए किया है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? बाय लो सेल हाई आपके लिए पॉसिबल है? ये फंड मैनेजर कर सकते हैं ये सब? सो जैसे हर एक प्रोफेशन का सालों का प्रैक्टिस होता है, सालों का वो खुद का ट्रेनिंग होता है, राइट। तो वैसे ही मतलब सीएफए के साथ सीए भी किया था, तो तभी ये समझ गया था कि कंपनीज को पढ़ने में बहुत मजा आता है। ये भी देखा था कि बाकी लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। कि अभी मैंने देखा था कि मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो सालों से ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि वो कभी भी पैसा नहीं बना पाए। तो मेरे माइंड में एक चीज बहुत क्लियर था कि ट्रेडिंग नहीं करना है। मेरे माइंड में बहुत क्लियर था कि मैंने एफएनओ नहीं करना है। तो मैंने कभी भी लाइफ में एफएनओ किया नहीं है। तो वो सालों का डिसिप्लिन आपका बिल्ड होते जाता है, एंड दैट हेल्प्स अस कि आज जो राइट चीज है करने के लिए मार्केट में कि बाय लो सेल हाई करना है, तो वो हमें थोड़ा बेटर हेल्प करता है कि हम थोड़ा बेटर डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि वो सालों का प्रैक्टिस है, सालों का जो माइंड में हम बोलते हैं ना कि वो बनता जाता है कि ये इस टाइम पे ऐसा करना है, इस टाइम पे ऐसा करना है। तो वो धीरे धीरे बिल्ड हुआ है ओवर द इयर्स। ओके, तो ये पॉसिबल है जो एक्सपर्ट है उसके लिए, राइट। या तो आप अगर फुल टाइम ये कर रहे हो तो वेरी मच वेलकम, बट अगर आप फुल टाइम नहीं कर रहे हो तो कोई जो ये सालों से फुल टाइम कर रहे हैं उनके पास आप करिए तो बेटर रहेगा। मुझे है ना कई बार मेरे पास इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने के लिए लोग आते हैं, तो जो स्टॉक है ना 1000 रुपये में लेने की मानसिकता रखते हैं ना, वही स्टॉक जब 600 में आता है ना तो वो लेना नहीं चाहते, वो बोलते हैं और 400 में आएगा तो ले लेंगे। तो ये जो बाय लो और सेल हाई की बात है, हाई पे लेना जानते हैं लोग और लो पे बेचना जानते हैं, पक्का उल्टा करते हैं, जो मेरा अनुभव है। तो आपका क्या अनुभव है? मैं लोगों से डील करता हूँ क्योंकि मेरी बात होती है। आपका क्या अनुभव है कि लोग ऐसे ही करते हैं? आपके रिलेटिव्स में पैसा गवाया है क्या क्या, तो उन्होंने बाय हाई किया है और डर के सेल लो किया है, पक्का उल्टा करते हैं जो बात करते हैं। ऐसा ही अनुभव है आपका? यस, मतलब मेरा जब जर्नी स्टार्ट हुआ तो मैं भी यही करता था, क्योंकि इमोशंस विल ऑलवेज गेट बेस्ट ऑफ यू। बस धीरे धीरे वो डिसिप्लिन बिल्ड होता है। तो जब भी लोग जनरली बाय हाई सेल लो क्यों करते हैं? क्योंकि कन्विक्शन नहीं होता है, राइट। अभी फॉर एग्जांपल अगर बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मुझे आईफोन पता है कि आईफोन बहुत अच्छा फोन है, इससे लेने से मेरी रेपुटेशन भी, मतलब काफी लोग इमेज के लिए रहते हैं, राइट। तो आईफोन का प्राइस अगर 1 लाख रुपए से 50,000 हो जाता है तो हम एक के जगह पे 2 ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आईफोन एक अच्छा फोन है, सालों से हम देखते आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि उतना हमने उसको स्टडी नहीं किया है। अगर हम उसको ज्यादा स्टडी करेंगे, हमें पता है कि ये जो स्टॉक है या ये जो कंपनी है या ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो अच्छी है, तो आप खराब टाइम में और ऐड करना चाहेंगे कि मुझे अच्छी चीज और कम में मिल रही है। तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ स्टडी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इयर्स ऑफ फॉलोइंग दैट स्ट्रैटेजी, फॉलोइंग दैट कंपनी, जो जनरली आप एक फुल टाइम जॉब करके साथ नहीं कर सकते हो। ये जो मैथ है ये कौन से एज ग्रुप के लिए ठीक है? 30, 40, 50, 60, कौन से एज ग्रुप वाले इंसान ने यहाँ पे पैसा डालना चाहिए? सो जनरली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको हर एक एसेट क्लास का एक्सपोजर मिलता है। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको अलग अलग एसेट क्लास का एक्सपोजर चाहिए, जैसे आपने कहा कि वो खुद कोशिश करते होंगे, तो उनके लिए भी ये फंड है। ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए भी है जिनको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है, बट ड्रॉ डाउन नहीं चाहिए, वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए या कम चाहिए, तो दिस फंड इज वेरी सूटेबल फॉर देम। कोई ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे उन्होंने जस्ट उनकी जर्नी स्टार्ट की है, तो दे वांट टू नो अबाउट ऑल दी एसेट क्लासेस, तो उनके लिए भी ये फंड है कि आपको डे 1 से सारी एसेट क्लासेस का एक्सपोजर मिल रहा है, तो आप उनको बेटर ट्रैक कर सकते हो। तो मेनली लेकिन ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो एक लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, with slightly lesser risk, slightly lesser drawdowns in the longer run. किसी भी एज ग्रुप के लिए सही है जिनको ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। करेक्ट। जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी भी एज ग्रुप के हो, वो इसमें पैसा डालकर लंबे समय में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट। आप क्या सलाह देंगे ऑडियंस को? जो ऑडियंस है जब मार्केट बढ़ती है तो ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा डालती है, मार्केट अभी मतलब स्टेबल है या रेंज बाउंड है ऐसे कहेंगे, तो अभी लोग सोच रहे हैं कि नहीं किसी और एसेट क्लास में पैसा डालते हैं। राइट। तो होता क्या है कि इधर से निकल जाएंगे, जब मार्केट बढ़ेगी वापस आ जाएंगे। बराबर है। तो
पैसा बढ़ा नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे आप? कि यही है कि अगर आप एक कोई अगेन एक्सपर्ट के पास हो या आप कोई एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हो, तो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे कि आज मार्केट कैसा लग रहा है और आपने इन्वेस्टमेंट शिफ्ट नहीं करना चाहिए। उल्टा अगर आप अगले ऐसे मार्केट में अगर आप ज्यादा यूनिट्स जमा करते हो तो आपको आगे एक बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो उसी तरह से ये एक्सपर्टीज या तो आप सालों साल इम्बाइब करो या खुद बहुत सारी गलतियां करो ओवर द ईयर्स एंड सीखो, या आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या एडवाइजर है उनका आप हेल्प ले सकते हो। एज अ ग्रुप एएमसी क्या विजन और क्या मिशन लेकर चल रही है? सो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेस्टर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों इन्वेस्टर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए? क्योंकि उससे इन्वेस्टर्स पैसा बना पाएंगे। जनरली क्या होता है कि अगर आप बहुत ही एक वॉलेटाइल एसेट क्लास में हो, तो हमने जैसे अभी बात की कि वो टॉप में एंटर करते हैं और बॉटम में निकलते हैं। फिर कोई मतलब हर एक स्ट्रैटेजी की एक अपना टाइम आता है, राइट? तो स्ट्रैटेजी में वापस रिटर्न बनेगा, लेकिन तब तक इन्वेस्टर्स उसमें रुक नहीं पाएंगे। तो हमारा गोल ये है कि हम एक कंसिस्टेंट उनको एक्सपीरियंस दे पाए जिससे वो ऐसा टॉप में ना आए और बॉटम में ना निकले, एंड एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस रहेगा तो उससे वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बना पाएंगे। ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टर फर्स्ट, इन्वेस्टर एक्सपीरियंस इज दैट आवर कोर ऑफ आवर फिलोसॉफी। फैंटास्टिक। मेरे पास 100 रुपए है, मैफ आपका आ रहा है, तो कितने रुपए डालूं उसमें? अगर आपका टाइम होराइजन 4-5 साल से ज्यादा है एंड आपको ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो यू कैन वेरी इजीली पुट अबाउट 30-40% ऑफ योर नेटवर्थ इन दिस फंड। मेजर पार्ट में डाल मेजर, क्योंकि ये आपका एक कोर एसेट एलोकेशन रहेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन भी नहीं दिखेगा, तो काफी एक स्टेडी रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस बहुत सिंपल है, एक्सपर्ट का एडवाइस लीजिए, एक्सपर्ट को हायर करिए एंड बहुत सारा वेल्थ बनाइए अपने लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, एंड ऑब्वियसली रिस्क को ध्यान रखिए क्योंकि पिछले 4-5 साल मार्केट के बहुत अच्छे रहे हैं। तो मैं जिनसे भी बात करता हूँ तो वो रिस्क काफी हद तक भूल चुके हैं। तो आई थिंक ये पिछला 1 साल अच्छा रिमाइंडर है हमारे लिए कि इक्विटी मार्केट्स में पैसा नहीं बनाए। तो एसेट एलोकेशन भी जरूरी है, एक्सपर्ट के थ्रू इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, एंड रिस्क को हमेशा ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बातें रही। ग्रो के पारस सर थे हमारे साथ और उन्होंने मैफ के बारे में, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बात की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें लगता है कि इक्विटी बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, 30-35% के रिटर्न लोगों ने देखे हैं, 10-12-15% के रिटर्न लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं होते हैं। देखो, सबसे पहली बात याद रखने की ज़रूरत है कि हम लोग पहले एफडी में पैसा बनाते थे या रियल एस्टेट में पैसा बनाते थे, इन्वेस्ट करते थे, वहाँ पर हम 7-8%, 10% से भी खुश थे। आज 12-15% मिल रहा है तो भी हम खुश नहीं है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन मार्केट ने पिछले 5 साल से बढ़ाया है, शायद ये बुरा सपना हो सकते हैं अगर हमने सही एसेट एलोकेशन नहीं किया तो डेफिनेटली आपको मैफ के बारे में सोचना चाहिए। लंबे समय में कम वोलेटिलिटी में अच्छा पैसा अगर आपको बनाना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और ये ग्रो ग्रुप टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, सभी जानते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ शास्त्र लाया है। तो ये शास्त्र हमारा वेल्थ क्रिएशन का अस्त्र बन सकता है। तो डेफिनेटली आप इस बारे में सोच सकते हैं और काफ़ी अच्छा एलोकेशन सर ने सजेस्ट किया है, वहाँ पर आप कर सकते हो। तो आपके अगर इसके रिलेटेड कोई भी सवाल रहेंगे तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैं सर से बात करके आपको अब तक को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और अब तक आपने अगर इस वीडियो को देखा है तो शायद आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। आपका जो भी कमेंट है वो नीचे जरूर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच पारस सर, आप यहाँ पर आए। थैंक यू अक्सर।